राजस्थान के एक छोटे से गांव में माधव अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी पिंकी के साथ रहता था। माधव एक सुतार था जो लकड़ियों से सामान बनाया करता था, लेकिन इस काम से उसे सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाती थी कि उसका 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो सके। बेचारा माधव दिन भर की चिलचिलाती गर्मी में जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर उनसे कुर्सी टेबल आदि बनाकर बेचता, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का उसको सही दाम नहीं मिल पाता था। इस कुर्सी के मैं 50 रुपए दूंगा, देनी है तो बोलो। लेकिन साहब ये बहुत कम है। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा, बोलो बेचनी है कुर्सी। लाइए साहब 50 रुपए में ही रख लीजिए। भोला भाला माधव किसी से ज्यादा मोल भाव नहीं कर पाता और उसे जितना मिलता उसी में खुश रहता। उसे जो भी कमाई होती उसे वो घर आकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता। ये लो सुलेखा, और इससे दाल चावल ले आना। बाबा ये लो पानी पियो, मटके का ठंडा ठंडा पानी। मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। बाबा मन लगाकर पढ़ाई तो तब करूंगी ना जब ठीक से सो पाऊंगी। रात भर गर्मी के कारण मुझे नींद नहीं आती, जिस वजह से मैं स्कूल में भी ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। सुनिए ना, बिटिया इतना कह रही है तो एक पंखा ला दीजिए ना इसके लिए। कहाँ से ला दूं सुलेखा, तुम तो जानती ही हो अपनी हालत। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि पंखा लगा सके और बिजली का बिल भर सके। पिंकी बिटिया, तू ना सोने से पहले अपने पैरों पे गीला कपड़ा बांध लिया कर, इससे तुझे गर्मी कम लगेगी। गर्मियों में रात काटना उन तीनों के लिए भारी पड़ जाता था। एक तो वैसे ही घर में पंखा नहीं और ऊपर से राजस्थान की भीषण गर्मी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पिंकी जब स्कूल से घर आ रही थी तो लू लगने के कारण वो रास्ते में ही बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। माधव जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाया। देखो माधव, बिटिया को लू लगने के कारण वो बेहोश हो गई थी। इसे ये दवाई दे देना और इसके सिर पर पानी की पट्टी करना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि इसे ठंडी हवा में ही रखें, नहीं तो इसकी तबीयत फिर बिगड़ सकती है। सुनिए जी, कुछ भी करिए लेकिन अपनी पिंकी के लिए एक पंखा ले आइए। मैं इसे गर्मी में ऐसा तड़पता नहीं देख सकती। अरे एक ही तो बेटी है हमारी जो इतनी मिन्नतों के बाद हुई है, उसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? ठीक है, मैं कल ही सेठ धनपत की दुकान पे जाके पंखे का रेट पता करके आता हूँ। अगले दिन माधव सेठ धनपत के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। सेठ जी, मुझे एक पंखा खरीदना है अपनी पिंकी बिटिया के लिए। ठीक है, तो निकालो 1000 रुपया और ले जाओ पंखा। 1000 रुपए? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। दरअसल मुझे पंखा किस्तों में चाहिए था। मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दिया करूंगा। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। अरे मेरी दुकान पे हर चीज रोकड़ा देकर मिलती है, किस्तों में नहीं, समझे? चल निकल। बेचारा माधव दुखी मन से आंखों में आंसू लिए चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है। न जाने कैसा अभागा बाप हूँ मैं, जो अपनी बिटिया की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। तू उदास मत हो माधव, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। कौन हो तुम और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं हर उस पाक नेक दिल इंसान की मदद करता हूँ जो दुखी होता है। ये लो, ये जादुई तना तुम अपने साथ ले जाओ और इसको काट कर पंखे की पंखुड़ियों का आकार देकर अपने कमरे की छत पर लगा देना। ये तुम्हें एसी जैसी ठंडी हवा देगा जो न तो कभी खराब होगा, न ही इसमें तुम्हें बिजली की जरूरत होगी। ये एक जादुई लकड़ी का पंखा होगा जो तुम्हारे कहने पर, ऐ मेरे जादुई पंखे दिखा दे तू अपना कमाल और कर दे हमें माला माल, कहते ही चालू और बंद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। माधव खुशी खुशी वो बड़ा सा तना लेकर घर आया। ए जी, ये क्या, फिर से लकड़ी उठा लाए? पंखा कहाँ है? पिंकी सुबह से कितनी आस लगाए बैठी है। माधव सुलेखा को सारी बात बताता है। सच में जी, ये कोनो जादुई पेड़ की तना है? फिर तो जल्दी से तुम ये पंखा बनाओ। हमारी दादी ने बचपन में हमको जादुई की ऐसी बहुत सी कहानी सुनाई है जो सच हुई है। हाँ, मैं अभी बनाता हूँ। माधव उस जादुई पेड़ की टहनी से पंखे के आकार की लकड़ी की 3 पंखुड़ियां बनाता है और मोटर कार के आकार वाली लकड़ी से उन्हें जोड़ देता है। उसका लकड़ी का पंखा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वो अपने घर की छत पर टांग देता है और माधव उससे कहता है, ऐ मेरे जादुई पंखा दिखा दे तू अपना कमाल और कर दे हमें माला माल। उसके इतना कहते ही वो जादुई लकड़ी का पंखा ढेर सारे नोटों की बारिश करता है। उसके बाद एसी से भी ठंडी हवा फेंकता है। ये तो चमत्कार हो गया जी, हम तो अमीर हो गए। ये बाबा, इस ठंडी ठंडी हवा में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये तो मुखिया जी के घर के एसी से भी ठंडी हवा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा बिटिया तुमने। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान से सीधा हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंच गए हैं।
सच में बहुत ही मजा आ रहा है कसम से। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे जितना मर्जी चलाओ, ना ही इसका बिल आएगा और ना ही ये कभी खराब होगा। इस तरह माधव और उसका परिवार ठंडी ठंडी हवा खाकर बहुत खुश थे। साथ ही ढेरों रुपए पाकर उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए और वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक बांस काटने वाला अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। सुरेश रोजाना बांस की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था और फिर बांस बनाकर बाजार में बेचता था। सुरेश की कोई संतान नहीं थी, पर फिर भी वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटकर खुश रह लेते थे। एक बार सुरेश जंगल में बांस की लकड़ी काट रहा था, पर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, पेड़ के तने में उसे सोती हुई एक छोटी सी बच्ची दिखी। वो हैरान रह गया। हे ईश्वर, ये क्या? तने के अंदर ये बच्ची? ये कैसा जादू है? सुरेश ने उस बच्ची को बड़े आराम से अपनी गोद में लिया और घर जाकर सरला को सारी बात बताई। कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची है। मुझे तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इस बच्ची को हमसे मिला दिया। ये चांदनी की तरह सुंदर है, इसलिए हम इसका नाम चांदनी रखेंगे। चांदनी के आने से सुरेश और सरला के जीवन में खुशियां आ गई। धीरे धीरे वो अमीर होते गए। उन्होंने चांदनी को एक शानदार जीवन दिया। समय के साथ चांदनी बड़ी होती गई। एक दिन सुरेश ने सरला से कहा, सरला, अब हमें अपनी बिटिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। चांदनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। एक बार इस बारे में चांदनी से पूछ लेते, वो क्या चाहती है, उसे कैसा लड़का पसंद आएगा। अगले दिन सुरेश ने चांदनी से उसकी शादी के बारे में पूछा। पिताजी, मैं आपके और माँ के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं? अरे मेरी प्यारी बच्ची, हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब तुम हमेशा तो हमारे पास नहीं रह सकती हो। कभी न कभी तो बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। पर हाँ, हम तुम्हें कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम तुम उन नौजवानों से मिल तो लो जो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो लड़के काफी ऊंचे घराने के हैं। चांदनी इस बात के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन 5 युवक चांदनी को देखने के लिए आते हैं। वो सभी चांदनी की सुंदरता को देखते रह जाते हैं। अच्छा, तो आप 5 युवक मेरे से शादी करना चाहते हैं, पर मैं केवल उसी युवक से शादी करूंगी जो मेरी मांगों को पूरा करेगा। चांदनी ने पहले युवक को एक साधु से पत्थर का बना एक कटोरा लाने को कहा, जो चांदी से भी ज्यादा चमके। दूसरे युवक से उसने पूर्वी समुद्र के पास सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर उगने वाली एकमात्र पेड़ की शाखा लाने को कहा, जिसकी जड़ें चांदी की बनी होती हैं। तीसरे युवक को चांदनी ने एक ऐसी मणि लाने को कहा जो एक अजगर के सिर पर रखी हुई थी। आखिरी युवक को चांदनी ने एक चिड़िया लाने को कहा जिसके पेट में एक शंख है। चांदनी जानती थी कि यह सब कार्य असंभव है, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता के साथ हमेशा रहने का ये तरीका सही भी नहीं था। सभी युवक इस कार्य में असफल रहे। कुछ दिन बाद उस देश के राजकुमार को जब चांदनी की खूबसूरती के बारे में पता चला, साथ ही ये भी कि चांदनी ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी है, वो उससे मिलने पहुंचा। राजकुमार उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने चांदनी से शादी करने की ठान ली थी। मुझे पता है राजकुमार, आप मेरी सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं, परंतु अभी मैं शादी ही नहीं करना चाहती और आप मुझसे इसका कारण कभी ना पूछें। ठीक है, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं ना? उस दिन से राजकुमार और चांदनी दोस्त बन गए। चांदनी के माता पिता ने भी बाकी युवकों को मना कर दिया। वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि चांदनी खिड़की के पास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। चांदनी बिटिया, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या कोई बुरा सपना देखा? पिताजी, मुझे हर रात ये सपना आता है कि आसमान से कुछ लोग यहाँ आए हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ। और कल रात मैंने एक आवाज भी सुनी कि वो दिन आने वाला है जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगले 15 दिन बाद वो लोग मुझे लेने के लिए आएंगे। मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। चांदनी के माता पिता को ये बात सुनकर चिंता होने लगी। चिंता मत कर बेटी, तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ सपना है। उन्होंने तुरंत राजकुमार को संदेश भेजा और उनसे मदद मांगी और चांदनी के घर के बाहर 2000 सिपाहियों को खड़ा कर दिया। उसकी रक्षा करने के लिए हर कोई तैयार था। वो रात आ ही गई जब आसमान से एक सुंदर गाड़ी धरती पर उतरी जिसके आसपास परियां थी। उस गाड़ी में एक अद्भुत संगीत बज रहा था। चांदनी उस संगीत को सुनकर गाड़ी की ओर भागने लगी।
चांदनी के कपड़े बदल गए। वो सफेद रंग की पोशाक में आ गई। उसके पंख चांदी के हो गए। चांदनी परी, चलिए अब आपका जाने का समय आ गया है। हाँ नीली परी, मैं जानती हूँ तुम सबने मुझे ढूंढ लिया। जाने से पहले मैं अपने माता पिता से और राजकुमार से एक बार बात करना चाहती हूँ। माँ पिताजी, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा। चांदनी बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या है? पिताजी, मैं धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी और अपनी सखियों से बिछड़ गई थी, और चलते चलते मैं इतना थक गई कि मैं आराम करने के लिए एक छोटी बच्ची के रूप में बांस के पेड़ के तने में सो गई। इसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले आए। जब तक मेरे लोग मुझे ढूंढ नहीं लेते तब तक मेरा जाना संभव नहीं था, और फिर यहाँ पृथ्वी पर रहकर मुझे आपका और माँ का इतना प्यार मिला कि मैं अपने लोग को ही भूल गई। चांदनी बेटिया, क्या तुम अब हमें छोड़कर चली जाओगी? माँ, आप चिंता मत करो, अभी तो मुझे जाना होगा, पर आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और हाँ राजकुमार, आपसे अच्छा दोस्त मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए मैं और आप हमेशा दोस्त रहेंगे। सबसे मिलकर अलविदा कहकर चांदनी अपने लोग को वापस चली जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।